स्वागत है आप सभी का परम सिविल क्लासेस पर, परम अखिल क्लासेस पर। बात करते हुए, दोस्तों के साथ बात करते हुए एक इनिशिएटिव लेने का मन किया और फिर टीम के साथ बात की और बात करने के बाद में सब लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया कि सामान्य अध्ययन को लेकर के और खासकर टारगेट करके किसको, वनडे एग्जाम को टारगेट करके, सभी वनडे एग्जाम को टारगेट करके, लिखा है ना, फॉर ऑल वनडे एग्जाम, उनको टारगेट करके एक फाउंडेशन कोर्स को ले, कैसा कोर्स, फाउंडेशन कोर्स शुरू करने का एक मंशा जाएगी। रीज़न उसका ये है कि वनडे एग्ज़ाम में भी जीएस का वेटेज ठीक ठाक होता है। लगभग पूरा जीएस एक का सेगमेंट पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किसके लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी हम बात करेंगे इस पर, डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या आवश्यकताएं बढ़। तो क्यों रीज़न ये है कि इस समय पे सबसे ज़्यादा लोग तो भैया न्यूज़ चैनल ही देख रहे हैं। न्यूज़ चैनल पे क्या सबसे प्राथमिकता, और होना भी चाहिए, राष्ट्रवाद आता है, राष्ट्रवाद हावी होता है और आवश्यकता भी। ऐसा नहीं है कि आवश्यक नहीं है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जब आवश्यकता हो, आप ना ही, जब ये नहीं है कि आप बंदूक लेकर के जाकर के सीमा पर खड़े हों, तभी बाद में आप पैनिक ना हो करके देश की शांति व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दे रहे हैं। बहुत बड़ी भूमिका आपकी राष्ट्र के प्रति अपना निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे में बात हो रही थी, क्योंकि नॉर्मल फ़ोन कॉल्स आते हैं, डिस्कशंस होते हैं आईआर से रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि कल ही न्यूज़ आई कि क्या कहते हैं कि वहाँ पर रेडिएशन फैलने की खबर आई है। तो उसमें बात हुई, तो लोगों, दो चार दोस्त जो हैं या परिचित लोग हैं, उन्होंने एक चीज़, कॉमन चीज़ें बताई इनको। उनमें से एक था कि जीएस का इशू आता है, कितना भी पढ़ लो पता नहीं चलता कैसे आता है, कहाँ से आ जाता है। तो मेरे हिसाब से बस उनका एक सॉल्यूशन ये था कि थोड़ा सा फाउंडेशन पे काम कर लो। बाकी चीज़ें अगर वो, भाई देखो, जीएस का क्षेत्र बहुत बड़ा है, हम बहुत बड़े को टारगेट नहीं करेंगे। 100% एक्यूरेसी को लेकर के 100% टारगेट करके नहीं चलेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा कि जहाँ पर लोग नीचे आ रहे हैं, जहाँ पर किसी का भी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा हम लीड ले पाएँ। और एक क्वेश्चन का लीड, आपको यकीन मानो 10-15 हज़ार रैंक पुश करता है एक क्वेश्चन का लिए, और ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कितने फॉर्म है, एग्ज़ाम्स कैसे हैं। अगर हम भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी बात करें, कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, दो हैं, ठीक। एक एग्ज़ाम आप रख सकते हो पूरा का पूरा जीएस ओरिएंटेड है। कैसा है पूरा एग्ज़ाम, कैसा है वो, जीएस ओरिएंटेड है। उसमें जीएस ही सब कुछ है, माई बाप है, वही भगवान है। दूसरा एग्ज़ाम होता है कि मिक्स्ड अप होता है, और तीसरा वो जो स्पेसिफिक होता है। तीन ही तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। जीएस ओरिएंटेड एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपका सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दोनों, चाहे वो सेंटर का हो, केंद्र का हो, चाहे वो स्टेट के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, यानी यूपी पीसीएस की बात कर लो, स्टेट पीसीएस की बात कर लो। उसके अलावा एक और एग्ज़ाम होता है, उसको बोलते हैं आरओ। किसी भी स्टेट में अगर होता हो तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट। ये सारी चीज़ें कैसे ओरिएंटेड, इनका ओरिएंटेशन कैसा है, वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट या जीएस ओरिएंटेड है। मैथ यहाँ पर क्वालिफाइंग है, बहुत बड़े पैमाने पर रोल प्ले नहीं करती है, केवल सीसैट में पूछा जाता है थोड़ा सा उसी से, क्योंकि बात वही है ना कि आपका रोल क्या होगा यहाँ पर आने के बाद, या आपका सिलेक्शन के बाद में डिपेंड इसी बात पर करेगा कि आपका रोल क्या होगा। उसके आधार पर एग्जाम का पैटर्न डिसाइड किया जाता है कि एग्जाम रखा कैसे जाए। अधिकांश एग्जाम, अधिकतर एग्जाम कैसे होते हैं, वो मिक्स्ड अप होते हैं, जितने भी हैं, ठीक। यानी मिक्स्ड अप कहने का सीधा सा अर्थ ये है, बात ध्यान रखना, कि जो भी पूछा जा रहा है वो केवल ऐसा नहीं है कि उसमें से एक सब्जेक्ट में केवल पास करना है। उन सबकी वैल्यू होती है, लगभग इक्वल वैल्यू होती है, किसको लेकर के, आपके सिलेक्शन को लेकर के, आपको पास कराने को लेकर के। अब मिक्स्ड अप एग्जाम की अगर हम बात करें, कौन कौन से हो सकते हैं, आपका एसएससी है। एसएससी के तहत जितने भी एग्जाम आते हैं, चाहे जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सारे एग्जाम। रीजन क्या है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट वहाँ पे पूछा जा रहा है वो इक्वल है, इक्वल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको, वो समझना पड़ेगा।
और समझने में खेल ये होता है क्योंकि उस सबके नंबर्स यहाँ पर भी हैं। बस समस्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सी सेट पूछा जाता है वो उसका नेचर कैसा होता है, वो होता है क्वालिफाइंग। बस किसी तरीके से 33% ले आना है, पास कर लेना है। वो नंबर आपके पास करने में या पास होने में बहुत बड़े पैमाने पर रोल प्ले नहीं करते। दूसरा, अगर मिक्स्ड अप एग्जाम की बात की जाए, आपका यूपीपी का हो गया, जो आर्म फोर्सेस के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सामान्य सिविल पुलिस की बात हो, चाहे पैरामिलिट्री की बात हो, सब। उसके साथ में क्या रख सकते हो एसएससी के अलावा, जो स्टेट गवर्नमेंट के, हम उत्तर प्रदेश के सिनेरियो पे बात कर रहे हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होता है, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन होता है, उसके जो भी एग्जाम होते हैं, वो सारे एग्जाम, आपके जितने भी एग्जाम रेलवेज के होते हैं, वो सारे एग्जाम, ये सभी एग्जाम कैसे मिक्सड है। स्पेसिफिक अपनी जगह पर, स्पेसिफिक एग्जाम किसी पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए होगा, उस पोस्ट के लिए वो एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब एक विशेष अर्हता होगी, वही अर्हता रखोगे, वही चेक किया जाएगा। जैसे आपको अगर इसरो में काम करना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो कम से कम आपको इंजीनियरिंग आनी चाहिए। बेसिक कहने का मतलब ये है, आपको अर्थशास्त्र में अच्छा काम करना है तो आपको सांख्यिकी आनी चाहिए, इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, बड़े फील्ड पर काम करना है। हालांकि अर्थशास्त्र पूछा सब जगह जाता है, लेकिन केवल जनरल सिनेरियो पे, जनरल नॉलेज के लिए पूछा जाता है। लेकिन जब स्पेसिफिक पोस्ट पे जाओगे, जहां पर आपके किसी एक उस पॉइंट पर कदम रखने से या किसी एक डिसीजन से एक लंबा इम्पैक्ट पड़ सकता है, विशेष इम्पैक्ट पड़ सकता है, तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस पर्टिकुलर या उस विशेषित विषय के बारे में आपकी विशिष्ट समझ हो, वो समझ। क्योंकि आप नहीं जानोगे तो भाई कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, आपको सिविल इंजीनियरिंग नहीं आती, पता चला कि पुल बना के चले गए, भरभरा गिर गया, तब वो समस्या हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जाम के तरीके होते हैं जो मेरे नजरिए से। अब इसमें से समस्या क्या आती है, जो वनडे एग्जाम्स हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, यानी जो मिक्स्ड अप एग्जाम होते हैं, अब उनके अगर मोटा मोटी सिलेबस की हम बात करें, 4 ही पोर्शन होते हैं। बात सबसे पहला होता है, उसको बोलते हैं मैथ, फिर होता है रीजनिंग, गणित, रीजनिंग के बाद क्या आता है, जीएस। ठीक, जीएस के बाद आपका इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी। कुछ एग्जाम इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, इंग्लिश को लेकर के चलते हैं, कुछ एग्जाम क्या करते हैं, हिंदी भी रखते हैं, कुछ एग्जाम में वैकल्पिक दे देते हैं कि आप अंग्रेजी हिंदी में से जो चूज करना चाहे उसके प्रश्न आपको करने। तो ये वनडे एग्जाम का सिनेरियो अपना है। मैथ, भाई मैं मैथ का टीचर हूं नहीं, समस्या ये है, तो इसके बारे में कुछ विशिष्ट बात कर नहीं पाऊंगा। रीजनिंग के बारे में बस मेरी समझ है, मैं कर लेता हूँ, बस ये समझा नहीं पाऊंगा, मैं कर लेता हूँ। रही बात इंग्लिश और हिंदी की, ये आपका सब्जेक्ट टीचर आपसे बात कर लेगा। मेरे साथ जो मैं बात करना चाहता हूँ, वो आपके एक बड़े पोर्शन है, वो है जीएस का पोर्शन। और ये बात ध्यान रखना, सामान्यतः सभी एग्जाम में ये चारों पोर्शन इक्वल, ठीक है, या इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो इक्वल प्रोपोर्शन होता है। मैथ रीजनिंग लोग बताते हैं कि ये हो कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड विभिन्न टॉपिक मिलेंगे, सब्जेक्ट एक जैसा ही, हिंदी भी वही, केवल एक विषय, टॉपिक ऐसा अलग हो जाएगा। जीएस में समस्या जो आती है, क्योंकि पूरा जीएस का क्षेत्र बहुत बड़ा है। जैसे एक है आपके साथ, आपको पढ़ना पड़ेगा, वो है हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास के अलावा क्या है, जियोग्राफी है, जियोग्राफी के साथ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक, इकोनॉमी के अलावा साइंस एंड टेक है, या जनरल साइंस एंड टेक भी रख सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के अलावा आपके क्या प्रश्न बनते हैं, वो है इन्वायरमेंट हो जाता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो जाता है।
फिर आपका स्टैटिक जीके आ जाता है। वनडे एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है स्टैटिक जीके, सब बड़े पैमाने पर। स्टैटिक जीके के अलावा क्या हो सकता है, ठीक। और एक महासागर है, उसका नाम है करंट अफेयर्स, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, आबाद है या अथाह है। अब क्या समस्या ये है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ के अगर हम अनुमानित लेके चलें, 100 क्वेश्चन का पेपर है तो 25 क्वेश्चन आपको ये दे देगा, एक वही चीज इसी से रिलेटेड 25 यहाँ से मिल जाएगा, जीएस या इंग्लिश हिंदी को मिला करके 25 आपको जो भी होगा मिल जाएगा। समस्या ये है कि इतना पढ़ने के बाद 25 क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, मान के चलते हैं ऐसे 7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जब 25 क्वेश्चन है तो उसके लिए एक रणनीति बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। रणनीति बनाने की बात हम करेंगे, उस पर भी बात करेंगे, कैसे आप इफेक्टिव नोट्स बना सकते हैं, किस तरीके से आप बेहतर काम कर सकते हैं, सब पे बात की जाएगी एक एक करके। तो लोग क्या करते हैं, ये 25 25 25 75 क्वेश्चन को फोकस करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लैग करना शुरू करते हैं, जहां पर आप लीड ले सकते हो केवल एक बेसिक समझ के आधार पर। करना क्या होगा उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन बात जैसे आती है ना कि अब बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि भैया यहाँ 25 में से क्या हो जाता है, 22-23 सही चले जाते हैं, यहाँ 22-23 हो जाते हैं, वहां 22-23 हो जाते हैं, यहाँ 10 नहीं पार होता है। और 10 अगर पार हो गया, 15 से 17 आप यहाँ पर आ गए तो यकीन मानिए आप बहुत ही अच्छी स्थिति में निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आंकड़ों को समझना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि सारे आंकड़े ही अनिवार्य हों। हालांकि दिक्कत यह है कि आपको बेसिक समझने के लिए, क्योंकि जब तक आप सारी चीजें नहीं समझ रखे होगे तब तक आप उस पर काम कर ही नहीं पाओगे कि कैसे जो ये आपका 10-12 जा रहा है इसको कैसे लीड करके 15 से 17 या 18-20 तक लेकर जाया जाए। आसान है, एक अलग से आपको एक इसका रूटीन रखना पड़ेगा, तो फिर आप ये देखेंगे कि किस तरीके से परिवर्तन आता है उसको लेकर। अब मैं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, वो है पॉलिटी। पॉलिटी के साथ जो भी टीम निर्धारित करेगी इनमें से उस पर बात करूंगा। तो उस सिलेबस की मैं बात करता हूं पॉलिटी को लेकर कि क्या है पॉलिटी का सिलेबस, एक ठीक, पॉलिटी का सिलेबस क्या है उस पर बात करते हैं, कैसे इस पर आप लीड ले सकते हैं दूसरों से। पॉलिटी में भी ध्यान रखना क्या है, वो है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था है, किसी दूसरे देश की हमें नहीं पढ़नी, ठीक। यदि हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें, बहुत आसान है, पहली चीज ये मैं बता दूं। और सबसे पहले हाँ एक काम और कर लेना, ये पीवाईक्यूज को उठा करके देख लेना कि प्रत्येक सेगमेंट से प्रश्न कितने बनते हैं, फोकस कहाँ करना है। जहां पे एक शब्द होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमी में ROI बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा इसी से मिलता जुलता या इसी से आगे का शब्द है ICOR करके एक कॉन्सेप्ट होता है। जितना कम ICOR होगा आपका उतना बेहतर आप है। कम ICOR होने का मतलब क्या हुआ कि कम इन्वेस्टमेंट करके आप ज्यादा फायदा कमा रहे हैं, लाभ आपका ज्यादा हो रहा है, वही चीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। जहां पर रिटर्न ऑन स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट अच्छा आए, काम उस पर किया जाना चाहिए। पॉलिटी इकलौता ऐसा सब्जेक्ट जो हर जगह पर महत्व रखता है, क्योंकि आपको कानून पता होना चाहिए। कानून भारत में सबसे बड़ा है वो संविधान ही है, अब उसके बारे में आपकी एक सामान्य समझ होनी चाहिए। तो इस वजह से हर एक एग्जाम इसको लेकर के चलता है। अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो आप वनडे एग्जाम में देखोगे, अब वनडे एग्जाम में भी बहुत सारे हैं, सामान्यतः 4 से 5 सवाल, 4 से 5 सवाल आपको मिल जाएगा। अब आप यूपी पुलिस की बात करें या पुलिस फोर्सेस की बात करें, वहां के एग्जाम में तो वहां पे वेटेज आपको ज्यादा मिल जाएगा। आर्म फोर्सेस पे तो थोड़ा सा वहां पे भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। तो समझते हैं कि खेल क्या है। पॉलिटी समझना सबसे आसान है, उसका बस एक कथन है कि आप थोड़ा सा बेसिक समझ जाएं। बेसिक समझने के बाद 395 अनुच्छेद रटने नहीं है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, पॉलिटी रटना मना है। पॉलिटी रटना जो शुरू करता है उसको पाप लगेगा, ठीक है, और नरक की भट्टी में जलेगा।
कढ़ाई में तल के उसके पकौड़े बनाए जाएंगे, बस सारी चीज़ें होंगी, पॉलिटी रटा नहीं जाता है। पहली चीज़ें ध्यान रखना, समझा जाता है चीज़ों को, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे, आप सीख जाएंगे, क्योंकि सीखी हुई चीज़ लोग भूलते नहीं हैं। आप मोटरसाइकिल चलाना सीख गए ना, आपको 1 साल बाद दिया जाए, 2 साल बाद दिया जाए, हाथ लगाने में तब भी आप उतनी ही अच्छी चलाएंगे जितना आज चला रहे थे। तो तरीका होता है, हर एक विषय का होता है। वो सारे विषय अध्यापक आपके जो भी एक्सपर्ट्स आएंगे वो बात करेंगे इन पर, कैसे काम किया जाता है। पॉलिटी पे मैं बात कर ले रहा हूँ। सबसे पहली एक होती है, उसको बोलते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एक सवाल अमूमन मिल जाता है एग्जाम में, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है, या इसको आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की शब्दावली क्या है। अगर शब्दावली आप सीख गए तो आप खेल में माहिर हो जाओगे। अब कोई न्यूज आएगी, कुछ भी आएगी, आप आराम से एनालाइज कर पाओगे, क्योंकि आपको उसकी शब्दावली आती है। अब हमको पता ही नहीं है कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है, तो समस्या आएगी। हमको पता ही नहीं है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम क्या है, समस्या आएगी। संसद में कौन कौन से लोग शामिल हैं, संसद कितने प्रकार की हो सकती है, कितने तरीके हो सकते हैं, वो तब समस्या आई। किसका काम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा क्या कहते हैं, इससे संबंधित चीजें क्या क्या हो सकती हैं, इम्पैक्ट इनका क्या है, इतना डिटेल नहीं है वनडे एग्जाम्स में, खासकर सिविल में तो बहुत बड़ा है ये। ठीक, ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि ज्यादा नहीं, 15 से 20 क्लासेस में लूंगा इस पर। 15 से 20 क्लासेस में किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न होंगे वो मैं करवा दूंगा। दूसरी चीज ये है, प्रश्न करवाने के साथ साथ वो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो किसी भी एग्जाम में, जो भी आप एग्जाम देने जाए, पॉलिटी से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ये जिम्मेदारी मेरी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि नियमित रहें, नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के साथ ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा वह नोट्स भी बनाएं, साथ में बैठें वीडियो के साथ में, क्योंकि सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती हैं, तो आप लिख लें अपने हिसाब से। हो सकेगा इस पर काम किया जाएगा, बातचीत चल रही है, हो सकेगा तो हम आपको एज ए पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ये सारी चीजें आपकी व्यवस्था के लिए काम किया, लेकिन शर्त एक ही है, आपको नियमित रहना पड़ेगा। रीजन यह है कि अगर इतनी सारी सुविधाएं हम आपको फ्री में दे रहे हैं तो हमें, आप भी सोचेंगे कि हमारा क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है। आप हमें जान जाओ, यही हमारा बेनिफिट है। ठीक, तो पहला क्या हुआ, उस विषय की शब्दावली को समझना। दूसरा, प्रत्येक विषय की अपनी एक हिस्ट्री होती है, उस विषय का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना। सवाल यहां से भी मिल जाते हैं आपको। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलिटी का क्या है, इतिहास कैसा था, इतिहास वाले पढ़ा देंगे आपको। पॉलिटी में जो भारतीय संविधान है, पॉलिटी में मुख्यतः क्या है, भारतीय संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पूछ लिया जाता है, या फिर एंटी डिफेक्शन आ जाता है, कुछ एक और कानून पूछे जाते हैं, वो राज्य व्यवस्था की बात। मूलतः क्या है, संविधान, संविधान का विकास क्रम कैसे है। फिर इसके लिए आपको शुरू करना पड़ेगा 1773 से लेकर के 1935, ये पूरा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के भारत शासन अधिनियम तक आपको ये कार्य करना पड़ेगा। आसान, कुछ ही चीजें हैं, हर एक से पूछी जाती। दूसरा क्या हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया, अब ये तो पढ़ना पड़ेगा ना इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ होगा। संविधान निर्माण, फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, संविधान सभा का गठन कैसे किया गया है, कितने दिन प्रक्रिया चली, क्या क्या चीजें घटित हुई वहां पर, ये सारी कहानियां हैं। ठीक, संविधान निर्माण, या इसको दूसरे भाषा में कह सकते हो संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली काम कैसे की। ठीक, फिर हम एंट्री लेंगे भारतीय संविधान, तो तरीका पैटर्न होता है। अब डायरेक्ट ये कहो कि आकर के फंडामेंटल राइट पढ़ना शुरू कर दो। अब फंडामेंटल राइट्स में जाकर के ये चीज, दो चीजें लिखी जाती हैं कि मूल संविधान अलग है, संशोधन अलग है। और फंडामेंटल राइट पढ़ने के साथ साथ अब हमें ये लिखा गया जाए कि उस समय पे ये बात की जा रही थी, तो भैया पता तो होना चाहिए कि काम कैसे चलता है।
ठीक, अब यहाँ के बाद से आप एंट्री लो किसमें, संविधान में। और संविधान का जो पहला पन्ना है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रस्तावना बोलते हैं, प्रियम्बल, उद्देशिका, जो भी नाम अपना रखा, कुछ नहीं है, एक प्रीफेस जिसको कहते हो ना। हर किताब की अपनी एक भूमिका होती है, वो भूमिका कोई 20 पन्नों में लिखता है, कोई एक पेज में, एक लाइन में, 2 लाइन में लिख देता है। वैसे भारतीय संविधान का प्रस्तावना है। प्रस्तावना आप पूरा संविधान ना पढ़ें, कायदे से प्रस्तावना ही पढ़ लें तो कुछ मात्रा में आप अनुमान कर सकते हैं कि अंदर चीजें लिखी कैसी गई होंगी, क्या लिखी गई हैं, तो उसके लिए तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन उनको लिखने के पीछे का रीजन क्या रहा होगा, ये केवल आप प्रस्तावना से ही अनुमान कर सकते हैं उसको समझने के बाद। यानी प्रस्तावना को एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के का दर्शन कहाँ पर निहित है, उसकी फिलॉसफी, उसकी आइडियोलॉजी कहाँ पे निहित है, वो कहाँ पर है, प्रस्तावना। क्रम में आप सब प्रस्तावना के बाद आप चलो, जो भाग 1 है इसका संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, भाग 2 है इसका नागरिकता के बारे में, भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, फिर आ जाता है बीच में एक 4 का 4A करके है, तो वो आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो ये एक क्रम हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा समय यही लगता है। ये 3 पोर्शन को कम लगता है, ये 2 पोर्शन एक एक दिन में हो जाते हैं। सबसे ज्यादा समय लगता है वो है भाग 3 भाग 3 और भाग 5 पर। ठीक, उसके बाद जहां से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं उसका नाम है द यूनियन, यानी भाग 5, जहां पर आपको संघ की कार्यप्रणाली समझनी पड़ेगी। संघ की कार्यप्रणाली समझने के बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप राज्य की समझें। ट्रिक बता दूंगा कि 89 आर्टिकल का अंतर कब आएगा, 90 आर्टिकल का अंतर कब आएगा, क्योंकि जो काम शक्तियों का अंतर अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो काम प्रधानमंत्री केंद्रीय स्तर पर करता है वही काम मुख्यमंत्री राज्य के स्तर पर करता है। सामान्यतः जो काम राष्ट्रपति के केंद्रीय स्तर पर है, पूरे देश के स्तर पर है, वही काम उस राज्य के स्तर पर राज्यपाल करता है। तरीके लगभग सेम है सब। तो वो केवल अनुच्छेद आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि अगर स्पेसिफिकली पूछ ही लिया जाए तो वो डिस्टर्ब ना हो। बाकी चीजें केवल आर्टिकल के अंतर पर आ जाती है। तो ये द यूनियन हो गया। द यूनियन के बाद सबसे महत्वपूर्ण एक और बनता है, उसका नाम है, वो है केंद्र राज्य संबंध, CSR, सेंटर स्टेट रिलेशन। अब आखिर 2 लोग हैं तो कम से कम संबंधों का निर्धारण तो होगा ही। अब आपके घर में कोई, जैसे मान लो कोई फंक्शन होता है, कोई शादी ब्याह हो, मुंडन हो, भंडारा हो, लोगों के दायित्व तो निर्धारित किए जाते हैं ना, कि ये बुआ जी खाना अच्छा बना लेती हैं तो खाना बनाएंगी, तुम्हारा काम मार्केट जा करके सामान लेके आना है, आपका काम हलवाइयों को जा करके क्या करना है। तो दायित्वों का निर्धारण है। वो दायित्वों का निर्धारण में कोई दिक्कत ना हो, सारी चीजें। अब उसमें भी तो बात आएगी ना कि प्रशासन कौन देखेगा, कैसे चलाया जाएगा, किसका काम अंततः माना जाएगा। ठीक, अगर कोई बाहर जाता है तो उसको पैसा कितना लगेगा, वो सारी चीजें CSR के तहत आपको समझनी पड़ेगी, केंद्र राज्य संबंधों के तहत। फिर आता है जहां से सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पंचायत नहीं, सीरीज तो देखी होगी, पंचायत काम कैसे करती है, वेब सीरीज, उसका नाम है लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन जिसे कहते हैं। और स्थानीय स्वशासन भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से एक है। फिर मिसलेनियस पढ़ना कुल मिलाकर इतना ही है, जहां पर आपके एफर्ट लगेंगे, मेहनत लगेंगे। तो ये सिलेबस है। सवाल कैसे पूछे जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सामान्यतः पूछ लिया जाएगा कि बताओ भारत की ये संसदीय प्रणाली के बारे में बताओ, भारत की संघात्मक विशेषताओं के बारे में बताओ, क्या भारतीय संघ अमेरिकी संघ के समान है या उससे अलग है, ब्रिटिश के साथ समानता कितनी, वो सारी चीजें ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत हो जाएंगे। शब्दावलियों के बारे में हो जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में तो मैं लिख ही दिया हूँ, 1773 से शुरू होगा, 1935 तक चलेगा, जो खासकर ब्रिटिश शासन के तहत या अपनी बेसिक काल के तहत जितने भी पारित किए गए कानून हैं उनके बारे में बात हो जाएगी। फिर संविधान निर्माण, संविधान सभा के बारे में बात हो जाएगी। ठीक,
और इन सब में से एक और है, जैसे मैं अभी आप करोगे कि जो संघ की बात करें, इसकी बात करें, यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो आपको तीनों चीजें समझनी पड़ेंगी। उसकी विधायिका कैसे, लेजिस्लेचर क्या कैसे काम करता है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है, जुडिशरी कैसे काम करता है, क्योंकि इनका नाम नहीं लिखूंगा तो पाप पड़ेगा। न्यायपालिका कैसे काम करती है, कितने लोग हो सकते हैं, कैसे काम होते हैं, तो ये सारी चीज। ठीक, अब आप हमें क्यों देखें, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि हमने जैसे पहले ही बताया ना कि क्या है, फाउंडेशन है। ठीक, हम एडवांस लेवल पर नहीं जाएंगे, आराम से आसानी से, कि जो व्यक्ति ना भी जानता हो, जिसको शुरुआत करनी हो, जिसने अपनी पूरी स्कूलिंग साइंस बैकग्राउंड से की हो, उसको भी आसानी भाषा में समझ में आ जाए। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, ठीक है, संविधान में बहुत सारे ऐसे नए वर्ड हैं जो आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे कि ये भी शब्द होता है हिंदी में, आज तक सुना ही नहीं। जबकि पैदा होने के बाद जब से पहला आवाज निकाली तब से मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो उतना कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं चल रहा है। उस शब्द का अपना एक सामान्य अर्थ भी होता है, उस सामान्य अर्थ पर काम करना है, उसी को समझना है, उसी को लागू करना है। तो ये सारे कार्य हम लोग करेंगे। ठीक, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि प्रत्येक विषय पर आपकी एक अच्छी समझ विकसित कर दी जाए। अगर वो समझ अच्छी आपकी विकसित हो गई तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आप खुद से एडवांस लेवल पर चले जाएंगे, फिर आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो काम करना है कि इन फ्यूचर, मैं ये नहीं कहूंगा कि चलो ठीक है आगे आने के बाद अब एडवांस के लिए मेरा पेड कोर्स खरीदो, मुझे पैसा दो, सीधी सी बात। आप चाहें तो दे सकते हैं, आप एडवांस कोर्स पर जा सकते हैं, लेकिन बुनियादी चीजें जहां लोग मिस करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, पता ही नहीं। अब आपको रेसिपी पता नहीं है, वो आपको बनाना, जो भी आप अपने हिसाब से समझ ले, पनीर बनाना है तो रेसिपी पता होनी चाहिए। ये आपके लिए रेसिपी है, ये पूरी तरीके से आपके समझ क्या है, एक रेसिपी बताई जाएगी कि बनता कैसा है पनीर। बनने के बाद क्या होगा, क्योंकि जितनी अच्छी रेसिपी होगी, मात्रात्मक रूप से मसालों का, नमक मिर्च इन सब का अगर मात्रा सही होगी, टेस्ट उतना ही निखर करके आएगा। तो आप लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें। क्लासेज आपको दोनों फॉर्मेट पे मिल जाएंगी, लाइव भी मिल जाएंगी और रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। कहना ऐप पे ज़्यादातर रिकॉर्डेड ही रहेंगी, और लाइव आपका मिल जाएगा यूट्यूब पे। डाउट सेशंस आपके लिए रखे जाएंगे, डाउट सेशन के लिए भी ऐप में आपके डाउट्स को कलेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। लाइव आकर के डाउट सेशंस भी क्लियर करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे। सारी चीज़ें व्यवस्था मिलेगा कि आपको एक तो क्लासेज मिलेंगे ही मिलेंगी, आसान भाषा में कहानियों के साथ हंसते खेलते पढ़ लेंगे। ठीक, और आसान भाषा में, वो भी कैसा, जितना कम लिखा जा सके। ठीक, अच्छा नोट्स वही है जो समराइज्ड हो। 400 पेज पढ़ने में एक बार रूह कांप जाती है, यार 400 पेज है। अगर वही कोई कह दे कि उस 400 पेज को कोई समराइज्ड फॉर्म में 20 पेज में कर दे, तो 40 पेज में कर दे, तो फिर आसान लगेगा ना कि चलो भाई 2 घंटे में खत्म करके आ जाता। तो वो तरीका एक है। तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगी, लेकिन वो समराइज्ड रहेंगी। दूसरा, प्रत्येक क्लास के एंड पर आपको 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो भी उसके रिकॉर्डिंग होंगे। रिकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग कह लो। वो क्यों, कैसे, जैसे मान लो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, उसका नाम है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना से 10 सवाल ऐसे मिलेंगे जिससे आपकी पूरी प्रस्तावना रिवाइज हो जाए, आप उसको हल कर लो, उसका सोल्यूशन देख लो, तो आपकी पूरी प्रस्तावना फिर से रिवाइज हो जाए। इस तरीके से हर एक टॉपिक से 15 से 20 सवाल या 10 से 15 सवाल आपको मिलेंगे। 10-15 इसलिए रेंज इसलिए लेकर चल रहा हूँ, कोई टॉपिक में 5 ही सवाल पे काम बन जाएगा, किसी पे 10 पे बनेगा, किसी पे हो सकता है, जैसे मूल अधिकार है ज़्यादा बड़ा है, तो मूल अधिकार में हो सकता है आपको 60-70 सवाल दे दिए जाए। तो उस तरीके से जो भी एग्जाम होगा, ठीक, एग्जाम से पहले सारे PYQs, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे लोग आमतौर पर मिस करते हैं। PYQ का केवल ये रोल नहीं है कि आप उसको पढ़ लो, सॉल्व कर लो। PYQ विश्लेषण करने की चीज है, PYQ एनालिसिस करने की वस्तु, एनालिसिस करके से समझने की चीज है कि आखिर आयोग हमसे चाहता क्या है। अगर ये पता कर ले गए कि आयोग हमसे क्या चाहता है, आप आराम से
बॉलर को आप अगर समझ गए हो बॉलर को, तो जाहिर सी बात है हर गेंद आपके लिए फुल टॉस है, स्टेप आउट करो सीधे, ठीक, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के PYQs हो गए। और कोशिश की जाएगी कि आपको जो महत्वपूर्ण हो उनके PDF नोट्स भी मिलें, बाकी बोर्ड वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिलेंगे। हम लोग पहली चीज कार्यप्रणाली भी समझा दे रहे हैं, डेली क्लास होगी, वो क्लास आपको पहले से पता होगी कि कौन सी क्लास होनी है। शुरुआत जैसे पहले बताया गया कि पॉलिटी से होगी और इकोनॉमी से होगी, आसान टॉपिक, ठीक। इकोनॉमी से थोड़ा सा लोग भगते हैं क्योंकि डाटा आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, उतने आंकड़े महत्वपूर्ण होते नहीं है, पता नहीं क्यों डरते हैं, सबसे आसान विषय है इकोनॉमिक्स, ठीक। हम इसी तरीके से बोर्ड पे लिखेंगे, आप समझेंगे। जैसे सामान्यतः अभी तक आप पढ़ते आए हैं, क्लास करते आए हैं, स्कूल कॉलेज, हम उन लोगों की तरह नहीं रहेंगे क्योंकि एक इंटरेक्शन बनना चाहिए कि आप लाइव क्लासरूम में बैठे हो, भले ही अपने घर पे बैठ के देख रहे हो। ये नहीं है कि लाओ एक PPT रन कर दो और PPT रन करने के बाद उसको पढ़ना शुरू कर दो अंडरलाइन करते हुए, वो कार्य, सीधी सी बात है। समझ विकसित करनी है तो बात करनी पड़ेगी। जो भी इसके बाद में जो भी डाउट्स होंगे आपके या जो भी सुझाव देना चाहते हैं, वो सारे सुझाव के लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और आप उस पर मैसेज कर करके हमसे बात कर सकते हैं। जो भी कमेंट आपके शंकाएं होंगे, जो समस्याएं होंगी, उनको हम अगले सेशन में निवारण करने का पहला खंड यही रख लेंगे। मान लो अगर 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे का मान के चलते हैं लेक्चर अगर लेना है, तो उसमें से शुरुआती 5 से 10 मिनट हम आपके डाउट्स के लिए रख लेंगे। जो भी डाउट्स आपके समक्ष होंगे सब पे बात कर लीजिए, ठीक। तो आज वाइंड अप करते हैं इसी जगह पर, एक अच्छे नोट पे ख़त्म करना चाहिए, और अच्छा नोट यही है। वही बात है ना, मूवी देखिए ना छावा, क्या कहता है लास्ट में, ठीक, वो सीन देखिए, वो जज्बा होना चाहिए, क्योंकि फिल्में सिखाती बहुत कुछ है। तो उस नोट पे एंड करो, और वो नोट हम आपके जीवन में क्या हो सकता है, लड़ो, क्योंकि पढ़े पढ़े कैसे काम चलेगा। ये मान लेना कि मैं उस योग्य नहीं हूं, और ये मान करके चलना कि हाँ मेरे अंदर योग्यता है, मैं लड़ लूंगा, ठीक। और उस तरीके से कार्य करना वो ज्यादा मजेदार होगा आपके लिए। तो लड़ाई बहुत आवश्यक है। बॉर्डर पे हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, अंदर हम लड़ रहे हैं, और हमारी लड़ाई किसके साथ है, एक अच्छा समाज बनाने के लिए। अच्छा समाज तभी बन पाएगा जब वो समाज ज्ञानवान होगा, जब वो समाज सूचित होगा, जब वह समाज जागरूक होगा अपने अधिकारों को लेकर के। और अधिकारों को लेकर के जागरूक होने के साथ साथ वह समाज जब आर्थिक रूप से मजबूत होगा, ठीक। और आर्थिक मजबूती का 2 ही तरीके हैं, या तो आप अपना खुद का बिजनेस डालें, आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं, उद्यमी बन जाएं, या तो फिर है वह पढ़ाई। तो पढ़ाई के साथ आप किसी एक सर्विस पे जाएं, उस सर्विस में आपको एक लिमिटेड है, बंधा हुआ पैसा है, उतना ही मिलेगा, और उतना मिलेगा जिससे आपका जीवन अच्छा चल जाएगा, आपका परिवार अच्छा चल जाएगा। तो उसके लिए हमको लड़ना है, अपने समाज के लिए लड़ना है, अपने परिवार के लिए लड़ना है, और खुद की बात है, खुद को एक मुकाम देने के लिए लड़ना है। तो इस लड़ाई में जितना भी साथ हम लोग दे पाएंगे, वो साथ आपके साथ रहेंगे हमेशा, ठीक। धन्यवाद।